हम लोग अभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग का डिस्कशन जो है कंटिन्यू रखेंगे। और अभी तक जितनी बातें हमने डिस्कस कर रखी हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड, मे भी उसमें से कुछ बातें जो होंगी वो रिपीट होंगी, बट मेनली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, जहां पे जो मैंने प्लान किया हुआ है जो चीज डिस्कस करने का, कि ब्रीफ में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, स्पेशली देखो एक्चुअल नॉलेज ना स्टूडेंट्स का तब डेवलप होता है जब वो क्वेश्चन सॉल्व करता है, जब एग्जाम लिखता है। तो उसमें भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तब जा करके, या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कोई सॉल्व करते हो तब जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होती है। तो मैं ना कुछ ऐसे भी चीज़ें इसमें, ऐसी भी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जो बिल्कुल ब्रीफ में होगा, लाइक उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट दैट विल बी क्वाइट यूजफुल। वो एग्जाम पॉइंट जैसे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूजफुल होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से डेवलप होगी, राइट। तो लेकिन मेन है एक ही चीज़ है कि पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फैशन में नहीं है, इट इज़ जस्ट इन रैंडम फैशन। तो कोई भी बात कहीं भी कोई उभर के आ सकती है किसी स्लाइड में, मतलब बिल्कुल रैंडम फैशन में मटेरियल है, बट ऑल मटेरियल्स आर रियली यूजफुल, दैट इज ग्रांटेड। So with that brief introduction we will start our hypothesis testing। ठीक है, देखो ये जो है वो हमारा बेसिक स्टैटिस्टिक्स का हम ये प्रिंसिपल है। उसमें क्या होता है, हमें एक पॉपुलेशन होता है, राइट, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल या सब्जेक्ट जो है वो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, या लोगों का मान लो कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस देखना है या इमेज की क्वालिटी देखनी है 1000 इमेजेस में, तो वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन बनेगा जिस पॉपुलेशन को हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं, राइट। तो पॉपुलेशन का जो भी हम स्टडी करेंगे उसमें हमारा इंटरेस्ट जो होता है वो पैरामीटर एस्टिमेट करने का इंटरेस्ट होता है। और हमने ये बात बोला है, पॉपुलेशन का जो भी बात होगा, पॉपुलेशन का पॉपुलेशन को हम कैरेक्टराइज करेंगे पैरामीटर्स के वैल्यू से, और उसको हम स्पेशली पैरामीटर भी बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में। एक बात तो ये याद रखना है, करेक्ट। तो मेन पर्पस जो है हमें पॉपुलेशन को स्टडी करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी कलेक्ट ए रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपलिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सैंपल ऐसा होना चाहिए जो इस पूरे पॉपुलेशन को कैरेक्टराइज करे। यानी आप दूसरे वे में देखो, यदि इमेज क्वालिटी की बात करो देखने के, तो इमेज में जितने तरह के वैरायटीज ऑफ इमेजेस जो हो सकते हैं उसका सबका एक एक दो दो रिप्रेजेंटेटिव हमारे सैंपल में होना चाहिए, करेक्ट। तब जाकर के वो रैंडम सैंपल बनेगा, मतलब वो पूरे रैंडम सैंपल नहीं बनेगा, वो बनेगा पूरे पॉपुलेशन को जाके कैरेक्टराइज करेगा, क्योंकि वो हर टाइप के उसमें सैंपल आए हैं। और इस तरह का यदि सैंपल लेना होता है तो वो रैंडम सैंपल ही लेना होता है, राइट, चॉइस का सैंपल नहीं लेना होता है। तो एक जो है हम लोग रैंडम सैंपल कैलकुलेट करते हैं, और वो जो सैंपल जो भी आता है, जो डेटा जो कलेक्ट होता है, जैसे इसमें दिखा ना कि डॉट डॉट डॉट, इतने में से कुछ बड़े बड़े डॉट्स के सैंपल्स लिए, फिर उस डेटा जो कलेक्टेड होता है उस डेटा को हम लोग एनालाइज करते हैं, सैंपल डेटा को। और सैंपल डेटा को जो भी एनालाइज करते हैं उसको ग्राफ, स्टैटिस्टिक्स, टेबल्स उसके फॉर्म में डालते हैं। और फाइनल हमारा एक एम ये भी होता है कि ये जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स, जो सैंपल से जो स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, जैसे मान लो कि वही मीन निकालेंगे या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग सैंपल स्टैटिस्टिक्स। उस सैंपल स्टैटिस्टिक्स से हम लोग फिर जनरलाइज करना चाहते हैं कि भाई हमने यहाँ से सैंपल लिया, इसका मीन इतना था, इसका मतलब पॉपुलेशन का भी मीन इतना होगा, राइट। तो ये वाला पार्ट जो है, जो सैंपल से जो भी स्टैटिस्टिक्स निकाला है उसको लार्जर पॉपुलेशन पे जनरलाइज करना, ये जो है, या उससे जो भी इंफॉर्मेशन मिला हुआ है उसके ऊपर, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर कुछ डिसीजंस लेना, वो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आता है। और ये डेटा को सिर्फ
डिस्क्राइब कर देना कि जो भी डेटा हमने देखा था उसको टेबल, ग्राफ और उसमें बना देना, वो जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट बनता है। और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो आता है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, आगे चलो। और हमने इसके पहले वाले भी लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब भी हमें डिसीजन लेने की बात जब होती है तो उस समय पे हम पॉपुलेशन के बारे में जो है वो कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं, और उसी हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम लोग स्टडी भी करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी हाइपोथेसिस हो सकता है कि जैसे हाइट डिस्ट्रीब्यूशंस के केस में भी ले लो कि मीन हाइट जो है वो इतना होगा या लेस देन दिस वैल्यू होगा, एक हाइपोथेसिस हो सकता है, करेक्ट। तो एक हाइपोथेसिस को बोलते हैं हम लोग नल हाइपोथेसिस, या यदि इफेक्ट देखना चाहते हैं तो हम मानते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट, नल हाइपोथेसिस होगा, राइट। तो और दूसरा हाइपोथेसिस जो बनता है वो उसका जस्ट अपोजिट बनाते हैं, जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलते हैं। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हमने ये भी बताया कि जो हम चाहते हैं प्रूव करना वो उसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस में रखना होता है। दैट उसको जो प्रूव करना चाहते हैं उसको हमने बोला कि क्लेम, जो हम क्लेम करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने डेटा इकट्ठा किया, जिसके लिए हमने इतना खर्चा किया है, राइट, टाइम, मनी, सारी चीजें इन्वेस्ट करी है, उसको हमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस में रखना होता है, करेक्ट। तो उसी का अल्टरनेट हाइपोथेसिस यदि एक बार सेट हो गया तो उसी का उल्टा करके आपको नल हाइपोथेसिस रखना पड़ता है। अब हाइपोथेसिस में भी ना कुछ और भी डिफिनेशंस हैं जो कई बार एग्जाम्स में लोग पूछ लेते हैं। जैसे सिंपल हाइपोथेसिस है और दूसरा टर्म जो है वो कंपोजिट हाइपोथेसिस है। तो जरा देखने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों टर्म क्या बताते हैं। ए सिंपल हाइपोथेसिस क्या है? ए सिंपल हाइपोथेसिस इज वन in which all parameters of the distribution are specified. देखो, हाइपोथेसिस में हमने एक चीज देखा कि वो हमेशा एस्यूम करता है कि पॉपुलेशन जो है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा होगा, और दूसरा ये मानता है क्या कि वहां से आपने रैंडम सैंपलिंग करी है। उसके बाद उसको दो चीज होता है, अल्फा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, और बीटा जो स्टैटिस्टिक्स से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अल्फा और बीटा मतलब जो पी वैल्यू जो पी वैल्यू जो होता है, पहला जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा है और दूसरा है पी वैल्यू जो स्टैटिस्टिक्स से कैलकुलेट करते हैं। बेस्ड ऑन अल्फा एंड पी वैल्यू फिर हम डिसीजन लेते हैं, या पी वैल्यू की जगह पे हम लोग क्रिटिकल वैल्यूज निकालते हैं और देखते हैं कि वो क्रिटिकल रीजन में फॉल करता है कि नहीं करता है, तब जाकर के डिसीजन लेते हैं उस बेसिस पे। तो पहला हाइपोथेसिस में वो जरूरी क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन। तो बोल रहे हैं कि सिंपल हाइपोथेसिस उस हाइपोथेसिस को बोलेंगे इन विच ऑल पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस आर स्पेसिफाइड। जैसे फॉर एग्जांपल, हाइट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मतलब ये वेरिएंस है, सिग्मा स्क्वायर का मतलब वेरिएंस। And the hypothesis that its mean is 62, right? पहला देखो दो बात दिखा, क्या बोला कि हाइट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद वेरिएंस 4, और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4। एक इंफॉर्मेशन ये दिया है और दूसरा दिया है, और हाइपोथेसिस का माना यहाँ पे कि इट्स मीन हाइट इज 62। तो हम हाइपोथेसिस जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, H0, जो H0 जो है वो जीरो जो है वो नल को शो करता है, तो ये नल हाइपोथेसिस, और यहाँ पे फिर कोलन लगाते हैं, राइट, सच दैट म्यू जो है वो पॉपुलेशन मीन है, याद रखेगा। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस किसके बारे में बना रहे हैं हम लोग? पॉपुलेशन के बारे में बना रहे हैं। डेटा कहां से लिया? सैंपल से कैलकुलेट कर रहे हैं
लेकिन हाइपोथेसिस किसके बारे में बना रहे हैं? हमेशा हाइपोथेसिस पॉपुलेशन के बारे में बनाना है, और तभी डिसाइड करना है कि बेस्ड ऑन द सैंपल डेटा मुझे उसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है उस हाइपोथेसिस को। यानी कि जो पॉपुलेशन के बारे में जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया है वो सही है या नहीं है। यू गॉट इट? सो यहाँ पे क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 62. So we have stated a simple hypothesis. यदि ऐसा लिखा H0 कोलन सेमी कोलन, राइट, म्यू इज ए कोलन है, कोलन है ना, हाँ ठीक है, सेमी कोलन में तो डैश के बाद एक और होता है ना, ठीक है, देख लेंगे, राइट। म्यू इज इक्वल टू 62. सो वी हैव स्टेटेड ए सिंपल हाइपोथेसिस एज क्या, द मीन and variance together specify a normal distribution completely. क्यों? क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को का पैरामीटर जो है मीन और वेरिएंस ही होता है। तो यदि हमने सिंपल हाइपोथेसिस जो बनाया उसमें दोनों बात बोल दी, मीन भी बोल दी और वेरिएंस भी बोल दिया, तो इस टाइप के हाइपोथेसिस को हम क्या बोलेंगे? सिंपल हाइपोथेसिस बोलेंगे, क्योंकि उसका मीन भी आ गया और वेरिएंस भी आ गया। A simple hypothesis in general states that theta is equal to theta 0, where theta 0 is a specified value of the parameter theta. Right. The theta may represent mu, p, mu1 minus mu2, etc. ठीक है, क्लियर? मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सिंपल हाइपोथेसिस में क्या होना चाहिए, पूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन जो यूज कर रहे हैं वो पैरामीटर उसमें अवेलेबल होना चाहिए जो उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर पाए। जैसे इस केस में एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व को स्पेसिफाई करने के लिए दो ही वैल्यू चाहिए, मीन और वेरिएंस, और दोनों मीन और वेरिएंस दिए हुए हैं। हाइपोथेसिस में दिया है H0 म्यू इज इक्वल टू 62 और वेरिएंस हमें दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर बाई 4। तो इसलिए इस हाइपोथेसिस को क्या बोलेंगे? सिंपल हाइपोथेसिस बोलेंगे। दूसरा, ए हाइपोथेसिस विच इज नॉट सिंपल, दैट इज इन विच नॉट ऑल ऑफ द पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड, मतलब सारे पैरामीटर यदि स्पेसिफाइड नहीं है, इज कॉल्ड ए कंपोजिट हाइपोथेसिस। ठीक है, एग्जाम्पल, if we hypothesize that H0 जो है उस केस में mu is greater than 62, right, and sigma square is equal to 4. अब देखो इसमें क्या है, और mu is equal to 62 and sigma square is equal to sigma square is less than 4. अब देखो यहां पे क्या था, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 था और म्यू इज इक्वल टू 62 था। मतलब कोई भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, एक पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक फिक्स्ड पैरामीटर होगा, तभी तो जाकर के वो डिस्क्राइब होगा पूरा। एक जिसमें से हमने सैंपल इकट्ठा किया है जिसका, तो वो तो एक ही पॉपुलेशन होगा, कोई एक ही टाइप का। लेकिन यहाँ पे म्यू इज ग्रेटर देन 62, मतलब 62 से सारे कोई भी वैल्यू ले सकते हो अप टू इंफिनिटी, तो एक ही पॉपुलेशन तो बनेगा नहीं। मीन्स ऑल पॉपुलेशन, मतलब वो सारे हो जाएंगे जिसका मीन जो है वो ग्रेटर देन 62 है, एंड सिग्मा स्क्वायर जो है वो 4 है। ये हाइपोथेसिस बोल रहा है, समझ गए? और इस केस में क्या बोल रहा है कि म्यू इज इक्वल टू 62 एंड सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन 4। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि म्यू तो फिक्स कर दिया, मीन फिक्स कर दिया, लेकिन वेरिएंस का वैल्यू 4 से कम कोई भी वैल्यू ले सकते हो। एनी वैल्यू विच इज लेस देन 4 विल बी टेकन एज दिस। द हाइपोथेसिस बिकम्स ए कंपोजिट हाइपोथेसिस, राइट? The hypothesis becomes a composite hypothesis because we cannot know the exact distribution of population in either case. Exact नहीं पता चला ना, exact तब पता चलेगा जबकि म्यू और वो दोनों एक ही वैल्यू, एक फिक्स्ड वैल्यू होंगे, तभी एक
पॉपुलेशन आएगा, बता दिया ना कि ये तो लेस देन 62 है म्यू का वैल्यू, सॉरी ग्रेटर देन 62 है, और यहाँ पे दूसरे वाले केस में वेरिएंस का वैल्यू लेस देन 4 है, मतलब लेस देन 4 मीन्स 4 से नीचे कोई भी ले सकते हो, और वहां पे 62 से ज्यादा कोई भी वैल्यू लिया जा सकता है, इसलिए वो एक नहीं है, एक कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो क्या हुआ, कंपोजिट हाइपोथेसिस में जाएगा। Now let's see what he says. Obviously the parameter mu greater than 62 and mu greater than 62, right, and sigma square less than 4 have more than one value, correct, and no specified values are being assigned. समझ गए? The general form of composite hypothesis is theta less than equal to theta 0, right, या theta greater than theta is equal to theta 0. That is, the parameter theta does not exceed, right, or does not fall short of a specified value theta 0. The concept of a simple and composite hypothesis applies to both null hypothesis and alternative hypothesis. समझ गए? अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है और एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा। सिंपली वो एग्जाम्पल दे देगा, वो बोलता है ये वाला चीजें जो है वो लिख रखा होता है कि H0 इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 62 एंड सिग्मा स्क्वायर लेस देन 4. इज इट ए सिंपल hypothesis? Is it a simple null hypothesis? Is it a simple alternate hypothesis? Is it a simple composite hypothesis? मतलब सिंपल हाइपोथेसिस है कि कंपोजिट हाइपोथेसिस है, यहीं पे क्वेश्चन बनेगा। वो लिखेगा कुछ नहीं, आपको कंडीशंस दे देगा, स्पेसिफाई कर देगा, एंड देन इट इज गोइंग टू आस्क कि सिंपल हाइपोथेसिस है कि कंपोजिट हाइपोथेसिस है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि नल हाइपोथेसिस है। तो नल हाइपोथेसिस कैसे जुड़ो? H0 लिखा होगा तो नल हाइपोथेसिस होगा, H1 होगा तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा, एक ही वैल्यू स्पेसिफाइड होगा जिससे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो सकता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सिंपल हाइपोथेसिस होगा। लेकिन यदि एक स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं होगा, कई वैल्यूज एस्यूम कर सकता है वो पैरामीटर, तो उस केस में कंपोजिट वैल्यू होगा। इज इट क्लियर? आगे चलो। अरे वाह, थैंक यू। दूसरा कॉन्सेप्ट, हाइपोथेसिस में ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज ए एग्जैक्ट हाइपोथेसिस है या इनएग्जैक्ट हाइपोथेसिस है। तो दूसरा क्वेश्चन ये आया, अगेन वैसे ही जैसे उसने वहां पे सिंपल हाइपोथेसिस की हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और कंपोजिट हाइपोथेसिस पे जैसे आपके मल्टीपल चॉइस बन सकते हैं, वो भी यहाँ पर भी बन सकते हैं। क्योंकि देखो स्पेशली ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके फंडामेंटल टेस्ट किए जाते हैं कि आपको समझ बनी कि नहीं बनी, और यदि आपकी समझ बनी है तो आप आगे का काम कर सकते हो, यदि आपकी समझ नहीं बनी है तो वैसे भी आप आगे का काम नहीं कर सकते, तो ये शुड बी डिबार्ड, राइट। सो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी बना, एक एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट। अब ये क्या है? ए hypothesis is said to be exact hypothesis, right? कब? If it selects a unique value of the parameter. Again, right? क्या? यूनिक वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। जैसे वहां सिंपल हाइपोथेसिस में यूनिक वैल्यू था, जैसे यहाँ पे H0 में लिखा H0 कॉलन म्यू इज इक्वल टू 62, तो एक्सैक्ट वैल्यू जो है उसको मिल गया, राइट। म्यू इज इक्वल टू 62, राइट। it selects a unique value for the parameter, right. A hypothesis is, बोल रहे थे, hypothesis is said to be exact hypothesis if it selects, hypothesis selects यूनिक वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। मतलब पैरामीटर मतलब जो पॉपुलेशन पैरामीटर जो कुछ भी हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं उसका एक यूनिक वैल्यू सेलेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल दिया सच एज म्यू इज इक्वल टू 62 जिसका मीन इतना है, एंड और प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 0.5 है, राइट, करेक्ट। तो ये दोनों चीज है मैच करता है,
तो वो एग्जैक्ट हाइपोथेसिस में जाएगा, मतलब वो सेलेक्ट करेगा ऐसे पॉपुलेशन को जिसका मीन 62 है और p वैल्यू उसके लिए ग्रेटर देन 0.5 है। A hypothesis is said to be an inexact hypothesis when it indicates more than one possible values for the parameter. Again, right? Such as mu is not equal to 62. मतलब यदि मान लो कि एक 62 नहीं होगा तो फिर कोई भी हो सकता है म्यू, तो एक यूनिक वैल्यू तो नहीं आया ना, अगेन यूनिक वैल्यू नहीं सेलेक्ट किया इसने, और h इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 62। नहीं, ये प्रोबेबिलिटी का नहीं है, ये पॉपुलेशन का कुछ और मुझे लगता है वो इंडिकेशंस बता रहा है कोई, समझे? वो देखना पड़ेगा कि वो p का सिंबल का क्या मतलब बता रहा है, राइट? लाइक यहाँ पे प्रिविलेंस हो सकता है, कुछ पता नहीं मुझे, एक बार वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये क्लियर है कि इस एग्जांपल से तो बिल्कुल क्लियर है कि h इज नॉट इक्वल टू, हाँ, म्यू इज नॉट इक्वल टू 62 का मतलब हो गया कि भाई 62 के अलावा तो कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है, तो यूनिक वैल्यू वो नहीं सिलेक्ट किया, मोर देन वन वैल्यूज इसमें फिट हो रहे हैं। हाँ, तो बोल रहा है उसके हिसाब से सिंपल हाइपोथेसिस मस्ट बी एग्जैक्ट, while exact hypothesis is not necessarily a simple hypothesis. एक सिंपल हाइपोथेसिस एग्जैक्ट हो सकता है क्योंकि वो यूनिक क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट हाइपोथेसिस जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि सिंपल हाइपोथेसिस हो। तो ये भी एक ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बन सकता है, राइट? एंड इनएग्जैक्ट हाइपोथेसिस इज ए कंपोजिट हाइपोथेसिस। तो आप दूसरे में ये भी बोल सकते हो कि कंपोजिट हाइपोथेसिस का नाम इनएग्जैक्ट हाइपोथेसिस भी है, राइट? आगे चले, गुड, ठीक है जी। स्टैटिस्टिशियन, अब दूसरा पॉइंट पे आ गए। स्टैटिस्टिशियन डिफाइंस टू टाइप्स ऑफ एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, दो तरह के एरर डिफाइन करते हैं। Creatively, they call these errors as a type 1 error and type 2 error. और कौन कौन सा एरर बोलते हैं? टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर्स। Both types of error relate to incorrect conclusion about the null hypothesis. क्या क्या बोलते हैं? दोनों ही एरर जो हैं वो किससे रिलेटेड है? इनकरेक्ट कंक्लूजन रिगार्डिंग नल हाइपोथेसिस। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाएगा टाइप 1 मल्टीपल चॉइस में, मान लो बोलता है ना कि विच वन इज द फॉल्स स्टेटमेंट, तो मान लो एक स्टेटमेंट मैं यहां से बना सकता हूं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर रिलेट टू इनकरेक्ट कंक्लूजन अबाउट नल हाइपोथेसिस, तो एक ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगा। अब ये टेबल जो है वो समराइज कर रहा है 4 टाइप का पॉसिबल आउटकम हो सकता है एक हाइपोथेसिस टेस्ट का। 4 आउटकम हो सकता है, या टेस्ट जो है आइदर इट विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और इट विल फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। दो कंडीशन होएगा, नल हाइपोथेसिस एक्चुअली ट्रू हो सकता है या नल हाइपोथेसिस एक्चुअली में फॉल्स हो सकता है, तो ये ट्रू कंडीशन है, राइट? तो यदि नल हाइपोथेसिस एक्चुअली में ट्रू है लेकिन टेस्ट ने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, तो उस टाइप का एरर जो होगा वो टाइप 1 एरर होगा और उसको फॉल्स पॉजिटिव भी बोलते हैं हम लोग। टाइप 1 एरर इज फॉल्स पॉजिटिव। हाँ, नेचुरली नल एक्चुअल ट्रूथ था ना और उसको रिजेक्ट कर दिया, तो फॉल्सली रिजेक्ट हो गया ना, फॉल्सली पॉजिटिव कर दिया ना, बेसिकली उसको रिजेक्ट कर दिया ना, राइट? और दूसरा कंडीशन क्या होता है? नल हाइपोथेसिस, नल जो है वो एक्चुअली में ट्रू है और बट उसको रिजेक्ट नहीं कर पाया। नल हाइपोथेसिस ट्रू था लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं कर पाया। यदि रिजेक्ट नहीं कर पाया नल हाइपोथेसिस ट्रू था तो इसका मतलब करेक्ट डिसीजन है, करेक्ट है ना? ठीक है, क्लियर, करेक्ट डिसीजन हो गया, तो इस केस में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, राइट? थर्ड कंडीशन क्या बनेगा?
टेस्ट जो है वो क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है नल हाइपोथेसिस को, राइट। और नल हाइपोथेसिस एक्चुअली में फॉल्स भी है, तो करेक्ट डिसीजन फिर हो गया। नल हाइपोथेसिस फॉल्स था और उसको टेस्ट ने रिजेक्ट भी कर दिया, तो करेक्ट डिसीजन है, राइट। और इस केस में इफेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि नल हाइपोथेसिस को उसने फॉल्स था, इसका मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू था, तो इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। भाई हम तो हमेशा बोले ना, क्लेम जो है हमारा क्या होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा, तो उस केस में क्लेम जो है वो हमारा इफेक्ट है, तो इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। और फोर्थ क्या है, टेस्ट फेल्स टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस वाज एक्चुअली फॉल्स। ठीक है, वो नल हाइपोथेसिस फॉल्स था लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं कर पाया, तो फॉल्स निगेटिव कर दिया। ये फॉल्स निगेटिव है और ये टाइप 2 एरर होता है। when null hypothesis was false and test fails to reject null hypothesis, then we will have type 2 error, या इसको हम लोग बोलेंगे falsely negative, false negative, राइट। तो टाइप 2 एरर फॉल्स निगेटिव है और टाइप 1 एरर फॉल्स पॉजिटिव है। देखो ये सारे कॉम्बिनेशंस पे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इसलिए टेबल समझ के बार बार रिपीट करके याद करना चाहिए और उसको सुन करके दिमाग में बिठाना चाहिए। आगे चले, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ये वाला टेबल जो है वो काम का है, अगेन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल एमसीक्यूज के लिए, कि किस केस में हम कौन सा टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ना, व्हाट यू आर टेस्टिंग, वन मीन टू रेफरेंस वैल्यू, राइट। मीन को रेफरेंस वैल्यू से यदि आपको कंपेयर करना है तो वन सैंपल टी टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, मीन, दो ग्रुप का मीन का कंपैरिजन करना है तो उस केस में टू सैंपल टी टेस्ट लगाया जाता है या पेयर टी टेस्ट लगाते हैं, करेक्ट। मीन फॉर एटलीस्ट 3 ग्रुप, यदि 3 ग्रुप का कंपैरिजन करना होगा, 3 ग्रुप के मीन का कंपैरिजन करना है तो उस केस में 1 वे एनोवा लगाते हैं या 2 वे एनोवा लगाते हैं, ये 2 टेस्ट लगता है। कंपेयर स्पेसिफिक ग्रुप फ्रॉम एनोवा, तो उस केस में पोस्ट हॉक टेस्ट यूज करा जाता है। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन टू रेफरेंस वैल्यू, यदि स्टैंडर्ड डेविएशन को एक रेफरेंस वैल्यू से कंपेयर करना होता है तो उस केस में 1 सैंपल वेरिएंस टेस्ट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 2 ग्रुप्स का स्टैंडर्ड डेविएशन जब कंपेयर करना होता है तो उस समय क्या करते हैं, 2 सैंपल वेरिएंस टेस्ट करते हैं। कोरिलेशन बिटवीन 2 कंटिन्यूअस वेरिएबल, 2 कंटिन्यूअस वेरिएबल के बीच में कोरिलेशंस देखना होता है तो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं, करेक्ट। शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यदि देखना होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट जो है फॉर कंटिन्यूअस डेटा उसको अप्लाई करते हैं। प्रेजेंस ऑफ आउटलायर टेस्ट करने के लिए आउटलायर टेस्ट करते हैं, और मीडियन देखने के लिए मीडियन टेस्ट करना होता है तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हमेशा मीडियन के ही कंपेयर किया जाता है, याद रखेगा, और पैरामेट्रिक टेस्ट मीन से कंपेरिजन होता है, ये डिफरेंस है। देखा आपको कितने क्रीम बताया हर जगह पे आज। 1 प्रोपोर्शन को टारगेट के साथ यदि करना है तो 1 प्रोपोर्शन टेस्ट करते हैं, और प्रोपोर्शंस 2 ग्रुप के प्रोपोर्शन को कंपेयर करना है तो उस केस में 2 प्रोपोर्शन टेस्ट यूज करते हैं। आगे चलो, वेरी नाइस। कंपेयरिंग कंटिन्यूअस डेटा, तो बाइनरी डेटा में यदि कंपेयर हो, 1 रेट को टारगेट से करना है, यदि एक रेट को यदि टारगेट रेट से कंपेयर करना है तो 1 सैंपल पॉइसन रेट टेस्ट करते हैं। रेट को 2 ग्रुप के रेट्स को कंपेयर करना हो, जैसे 2 पेशेंट अराइवल का 2 ग्रुप है, रेट आ गया, कंपेयर करना हो तो 2 सैंपल अगेन पॉइसन रेट टेस्ट करते हैं। डू योर काउंट फॉलोइंग द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, यदि मान लो ये टेस्ट करना हो कि जो मैंने काउंट लिया है
वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है नहीं करता, तो उस समय पे पॉइसन गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट किया जाता है। ठीक है। एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगरी वेरिएबल, दो कैटेगरी वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन यदि पता करना होता है तो उस समय पे काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस अप्लाई करते हैं। और डू द प्रोपोर्शन ऑफ वैल्यूज फॉलो ए हाइपोथेसाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को कोई फॉलो करता है क्या, जो प्रोपोर्शन ऑफ वैल्यूज मुझे मिला हुआ है उसको कंपेयर करने काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट अप्लाई करते हैं। सही है। तो ये तो रट्टा ही मारना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, और लेकिन एमसीक्यू में बहुत काम आएगा। ये सिचुएशन है कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, ये सिचुएशन है कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे। तो कई जगह पे सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा दिमाग पे जोर दे करके याद करना पड़ेगा। नाउ वी विल स्टॉप इट हियर एंड दूसरा रिकॉर्डिंग करेंगे, लंबा नहीं करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। और यहीं से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे।